दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि जो है कैसे और किन मुद्दों पे प्रशांत किशोर और प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते अलग अलग हो गए थे। अब दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री और प्रशांत किशोर के रास्ते लैटरल एंट्री आखिर ये है क्या? आखिर लैटरल एंट्री क्या है जिसे प्रधानमंत्री जी लागू करने में आखिर क्या मजबूरी रही कि जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लागू नहीं कर पाए और जो है वे प्रशांत किशोर का एक विश्वसनीय आदमी का साथ छोड़ दिए। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए वापस लौटते हैं अपनी वीडियो में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लैटरल एंट्री है क्या। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा और अनुरोध है, अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ये जरूर बताने का कष्ट करें कि आप वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो के सेकेंड भाग में। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे वे मामले को टालते जाते थे। प्रशांत किशोर कहते हैं शायद प्रधानमंत्री जी की कुछ और मजबूरियां रही होंगी जिससे उन्होंने मेरे लैटरल एंट्री वाले वादे को पूरा नहीं किया। इसके बाद क्या था, हमारे रास्ते और प्रधानमंत्री जी के रास्ते, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर में ये लैटरल एंट्री है क्या। दोस्तों, लैटरल एंट्री वे है कि कोई भी व्यक्ति सीधे सरकार में किसी भी अधिकारी का जगह ले सकता था, बशर्ते उसमें शर्त ये थी कि उस व्यक्ति को अपने एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होती थी। इस बात पे लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रशांत किशोर पे बात हुई थी। अब दोस्तों, लैटरल एंट्री में जो भी लोग शामिल होते वे बल्कि IAS IPS नहीं होते, बल्कि वे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग सीधे सरकार से जुड़ जाते और वे 3 साल के लिए रखे जाते। अगर 3 साल में उनका काम बेहतर होता तो उनको 2 साल का और सेवा विस्तार दे दिया जाता। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर का मानना यह था कि देश में जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई उसमें किसी भी नौकरशाह यानी उसमें कोई भी सरकारी अफसर या यूं कहें IAS IPS और नौकरशाह के उच्च पदों पर स्थापित लोगों ने कोई भी देश के हित में या महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। प्रशांत किशोर ये चाहते थे कि सरकार के समान ही एक संस्था हो, जैसे 5 साल के लिए पार्टियां सरकार में काम करती हैं वैसे 5 साल के लिए संस्था भी उसी समानांतर काम करे और इसका प्रदर्शन खराब हो उसको बाहर कर दिया जाए। अब दोस्तों, कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे लोग किसी भी प्रकार के नौकरशाह के उच्च पदों पर स्थापित नहीं थे, बल्कि भारत में वे लोग एक महत्वपूर्ण योगदान दिए और महत्वपूर्ण क्रांति लाए थे। अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ थे। विक्रम साराभाई, स्वामीनाथन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो या वर्गीज कुरियन हो, ये जो नाम मैं आपको लिया हूँ ये लोग कहीं से भी किसी भी नौकरशाह यानी IAS IPS नहीं थे, ये बल्कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अब दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम इन लोगों के किन किन क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को नई पहचान दिलाई जरूर बता। अब दोस्तों, बीजेपी से अलग हो चुके प्रशांत किशोर कैसे नीतीश कुमार से मिले, ये भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। तो जिस लैटरल एंट्री को लेकर के मोदी जी से अलग हुए प्रशांत किशोर, उस लैटरल एंट्री को नीतीश कुमार ने मान लिया और कहा ठीक है, आप हमारे साथ चले आइए, मैं लैटरल एंट्री सरकार बनने पे लागू कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने लैटरल एंट्री
लागू किया, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर, और उसका अध्यक्ष भी प्रशांत किशोर को बना दिया। दोस्तों, प्रशांत किशोर ये चाहते थे कि लेटरल एंट्री व्यापक स्तर पर बिहार में लागू किया जाए और उसी मॉड्यूल को देख करके धीरे धीरे भारत में और भारत के अन्य राज्यों तक वे पहुंच जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी ये बात नहीं मानी। नीतीश कुमार ने जैसे ही प्रशांत किशोर जी से मिला, वैसे ही अपने पार्टी में नंबर 2 की कुर्सी यानी प्रशांत किशोर को अपने पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इन सब पार्टियों में प्रशांत किशोर को मिलना इतनी आसान नहीं था। दोस्तों, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार दोनों का व्यक्तित्व एक ही जैसा है। मौका पड़ने पर किसी के भी साथ काम करने के लिए प्रशांत किशोर भी तैयार हो जाते हैं, चाहे वे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। उसी प्रकार से नीतीश कुमार भी है, वे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वे बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं और कांग्रेस के भी साथ जाकर के काम करने में इन दोनों को गुरेज नहीं है, बल्कि ये दोनों खुले विचारों के लोग हैं। यही कारण है कि इन दोनों की अच्छी बनी और दोनों किसी के बंधन में बंधना पसंद नहीं करते। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर क्यों अलग हो गए। तो इस पे नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर इस बात पे नाराज थे कि जो है प्रशांत किशोर के कहे हुए लेटरल एंट्री पे बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर नीतीश कुमार ने लागू नहीं किया। और दूसरी बात विचारधारा को लेकर के थी। प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि गोडसेवादी नीति के लोग और गांधीवादी नीति के लोग एक साथ नहीं रह सकते। यानी नीतीश कुमार जब तक कांग्रेस में थे तब तक वे गांधीवादी थे, और जब वे बीजेपी के साथ चले आए तो गोडसे नीति के हो गए। इस नाते उन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ दिया। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना यहाँ तक की है, जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तब प्रशांत किशोर ने जेडीयू में काफ़ी अपनी मनमानी की थी, और बाकी जो नेता थे जेडीयू के, वे सभी प्रशांत किशोर से चिढ़े रहते थे। और जैसे ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई, इस बात से नाराज प्रशांत किशोर जी ने हो गए, यानी दोनों के संबंध का विच्छेदन हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के सिकंदर बन गए हों, वे जहां हाथ डालते हैं वहां सोना बन जाता हो। प्रशांत किशोर को कई बार असफलताएं भी हाथ में लगी है, चाहे वे असम के विधानसभा चुनाव हो और चाहे वे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो। इन सब में प्रशांत किशोर को मुंह की ही खानी पड़ी है। दोस्तों, प्रशांत किशोर के जो लोग आलोचना करते हैं उन लोगों को यहाँ तक की मानना है कि प्रशांत किशोर अक्सर उसी नाव पे सवारी करते हैं, यानी उसी लोगों के साथ अपने चुनावी रणनीति करने की भरसक भर प्रयास करते हैं जिनकी जीत की संभावना अधिक हो। वे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हो, जगन मोहन रेड्डी रहे हो, अरविंद केजरीवाल रहे हो, ममता बनर्जी रही हो, और चाहे वे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही क्यों न रहे हों। तो प्रशांत किशोर जी मौजूदा दौर में वे रणनीतिकार से राजनीतिकार बन गए हैं। मौजूदा समय में प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार से राजनीतिकार बन गए हैं, और कई लोग आलोचक उन्हें मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी की अपनी खुद की कोई विचारधारा है ही नहीं, क्योंकि कभी प्रशांत किशोर मोदी जी के सलाहकार बन जाते हैं तो कभी प्रशांत किशोर जी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी के साथ चले जाते हैं। इस नाते लोगों का यह भी मानना है कि प्रशांत किशोर जी की अपनी खुद की कोई भी विचारधारा नहीं है। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प घटना और घटती है। 2015 में जब प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे तो उसी दौरान उनकी मां की तबीयत खराब हो जाती है और वे आईसीयू में एडमिट रहती हैं। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी फोन करते हैं और काफ़ी लंबी बातचीत प्रशांत किशोर और प्रधानमंत्री मोदी जी में होती है। दोस्तों,
प्रधानमंत्री मोदी जी प्रशांत किशोर की मां का हाल चाल पूछते हैं और कई बार प्रशांत किशोर और मोदी जी की मुलाकात हो भी चुकी है। दोस्तों, एक मीडिया कर्मी ने प्रशांत किशोर से पूछा कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी अपने साथ बुलाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इस पे हंसते हुए प्रशांत किशोर ने जवाब दिया था कि वैसे तो हमारी और प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई भी इस संबंध पे बातचीत नहीं हुई थी। अगर हाँ कभी वे बुलाते हैं या मैं प्रधानमंत्री जी के साथ जाना चाहता हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री जी के साथ जाना चाहता हूं तो वे हमारा स्वागत ही करेंगे। प्रशांत किशोर जी के राजनीतिक पार्टियों या नेताओं के साथ काफ़ी अच्छे चाहे वे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, जगन मोहन रेड्डी हो, सबसे काफ़ी बेहतर संबंध प्रशांत किशोर जी के बताए जाते हैं और सबके संपर्क में प्रशांत किशोर जी बने रहते हैं। प्रशांत किशोर जी की गणित पे इतनी अच्छी कमांड थी, चाहे वे पढ़ाई के दौरान हो चाहे वे इस समय हो, तो वे अपने गणित के हेर फेर में कई बार जादूगरी करिश्मा कर चुके हैं और इसी नाते लोग उन्हें भारतीय राजनीति का जादूगर कहते हैं। दोस्तों, गणित की एक सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि अगर आपके सवाल के उत्तर सही होते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, पॉइंट में भी आपके अंक को नहीं काटा जाता है। और गणित की सबसे अविशेषता क्या है, अगर आप जरा सा भी कहीं दशमलव की भी चूक कर देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है। यानी जो गणित आपको हीरो बना सकती है वही गणित जरा सी भूल पे जीरो भी बनाने में कोई गुरेज नहीं करती है। तो प्रशांत किशोर गणित के काफ़ी माहिर खिलाड़ी है। कुछ समय तक अपने आंकड़ों से जादूगरी दिखाने वाले प्रशांत किशोर, और जैसे ही प्रशांत किशोर हीरो बनते हैं वैसे ही मीडिया तमाम पेपर में इंटरव्यू आने लगते हैं और जैसे ही प्रशांत किशोर बेचारे जीरो बनते हैं चुपचाप बैग पैक करके उस राज्य से निकल लेते हैं। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात ये देखने की होगी, क्या प्रशांत किशोर अब अपने लिए बिहार में आंकड़ों से जादूगरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरे के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर क्या खुद की रणनीति सेट कर पाएंगे। क्या प्रशांत किशोर को बिहार की जनता पसंद करेगी या नहीं करेगी। अगर हमारी इस वीडियो को आप बिहार से देख रहे हैं या प्रशांत किशोर के बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सफल होंगे और कितने असफल होंगे। आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं कि प्रशांत किशोर ने कौन सी गणित लगाई है जो बिहार में एकदम सटीक बैठेगी और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के अगले मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी ही होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जल्द हम आपके लिए लाने वाले हैं और अगली वीडियो के लिए तो दोस्तों प्रशांत किशोर पे जल्द ही हम ये वीडियो बना करके लाने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रशांत किशोर की रणनीति का पर्दाफाश होगा और कैसे प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आखिर कैसे बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर, कौन सी रणनीति है और उनके पीछे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।